नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सितंबर महीने की शुरुआत हो गई है। मानसून अब भी अपने अंतिम दिनों में है। बता दें कि ऐसे में पिछले कुछ दिनों से बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिली है। वहीं रविवार को डेहरी, मोतिहारी, औरंगाबाद और जीरादेव में हल्की बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि शेष जिलों का मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहा। तापमान में बढ़ोतरी और उमस की वजह से लोगों को परेशानी महसूस हुई। एमडी की माने तो सितंबर के पहले हफ्ते में मौसम का यही मिजाज देखने को मिलेगा। बता दें कि शुरुआती दिनों में बारिश की कमी देखने को मिलेगी। कहीं कहीं हल्की बारिश का ही पूर्वानुमान जताया गया है। तो वही उधर गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। बता दें कि इससे मुंगेर, बेगूसराय सहित कई जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। कटाव से सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। तो वहीं बिहार का मौसम उमस से भरा रहेगा। बता दें कि अगले 2 दिनों के दौरान हाई टेम्परेचर और आर्द्रता के कारण राज्य के अधिकांश भागों में असुविधा का लेवल हाई रहने की संभावना जताई गई है। बता दें कि इस दौरान पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, खगड़िया, भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बांका जिले के भागों में मध्यम स्तर की वर्षा होने की पूर्वानुमान है। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है। वहीं आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। राजधानी पटना सहित आसपास के जिलों में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। तेज धूप का असर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। तो वहीं राज्य में मानसून सक्रिय होने फिर से बेहद कमजोर हो गया है। बता दें कि इसलिए अगले 10 दिनों तक सामान्य से कम बारिश होगी। वहीं राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अब भी राज्य में 29% कम बारिश हुई है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 48 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें वेतन बढ़ोतरी सहित कई बड़ी सौगातें की घोषणा की गई है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक साथ कई विभागों को लेकर लोक लुभावन योजनाओं को कैबिनेट में स्वीकृति दी है। बता दें कि कैबिनेट से जिन योजनाओं की स्वीकृति मिली है उसमें मुख्य रूप से अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय में कुल 1800 पद का सृजन किया गया है। बता दें कि कला संस्कृति विभाग में 25 पदों का सृजन किया गया। वहीं पथ निर्माण विभाग के कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है। तो वहीं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के छात्रवृत्ति योजना को लेकर 241 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। बता दें कि भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत पटना केंद्रीय पुल नियमावली को संशोधन में मंजूरी दी गई है। वहीं मद्य निषेध विभाग के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को भी मंजूरी दी गई है। तो वहीं योजना विकास विभाग के जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत नियमावली 2025 को संशोधित किया गया है। बता दें कि बिहार राजस्व कर्मचारी संपर्क नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है। तो वहीं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कर्मचारी नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। तो वहीं उच्च न्यायालय में कई पदों का सृजन किया गया है। वहीं आतंकवादी निरोधक दस्ता में पुलिस वालों को 30% प्रतिमाह जोखिम भत्ता को भी मंजूरी दी गई है। बता दें कि बिहार अमीन संपर्क प्रोन्नति के वेतन संरचना को भी मंजूरी दी गई है। तो वहीं विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग के कई योजना को मंजूरी दी गई है। बता दें कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति को लेकर संशोधन नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य में नए मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल, शेखपुरा जिले में नई चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। तो वहीं बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी गई है। बता दें कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी को अब 1121 रुपए दिए जाने को भी मंजूरी दी गई है। वहीं राज्य में चिकित्सा पर क्षेत्र के सभी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे छात्राओं के छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी कर दी गई है। जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय बैकुंठपुर, गोपालगंज में 720 आसन के विद्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गई, जिस पर 65 करोड़ 80 लाख 11 हजार प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत 2 नए प्रशाखाओं के सृजन की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अंतर्गत 43 पद क्रमांक 4 कृषि विभाग के अंतर्गत, भूमि संरक्षण निदेशालय के अंतर्गत 47 पद ऐसे थे जिनके बदले में दूसरे पदों का सृजन हो चुका है और काम चल रहा है, इसलिए इन 47 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई, इसको सरेंडर किया गया। खेल विभाग में पटना प्रमंडलीय मुख्यालय में पुनपुन अंचल के राजस्व ग्राम डुमरी में 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु 574 करोड़ 33 लाख 90 हजार 125 रुपए की स्वीकृति दी गई।
पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत पटना में गंगा नदी के किनारे जेपी गंगा पथ के निर्माण कार्य हेतु भू अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग इत्यादि को मिलाकर के कुल 4,119 करोड़ 6 लाख रुपए की तृतीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित योजना के अंतर्गत राज्य उच्च पथ संख्या 95 क्रमांक 7 है। ये 95 के चेनेज 0.00 से 14.11 में पुल पुलिया और आरओबी निर्माण कार्य सहित 10 मीटर चौड़ी सड़क जो 2 लेन पेव्ड शोल्डर के साथ रहेगा, उसके उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 765 करोड़ 86,56,079 रुपये के अनुमानित लागत पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसी पथ का अगला हिस्सा है जो क्रमांक 8 पर है। इसमें चेनेज 14.11 से 28.075 के बीच स्वीकृति दी गई है, जिसमें 213 करोड़ 55,36,807 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। क्रमांक 9 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का मुद्दा है। इसमें MSTC मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड को उन्होंने विभाग में जितने ई अपशिष्ट हैं, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जो पुराने हो जाते हैं, तो उनके जो ई अपशिष्ट हैं उनकी बिक्री के लिए ई नीलामी प्रक्रिया के लिए नामांकन के आधार पर विक्रय अभिकर्ता के रूप में प्राधिकृत किया। इस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पिछड़ा वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र प्रायोजित PM यशस्वी योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन हेतु कक्षा 8 तक के लिए 231 करोड़ 67 लाख की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 11 पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का ही उसी योजना के अंतर्गत ये कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृति दी गई। इसमें 55 करोड़ 50 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है और इस हद तक पूर्व के निर्गत संकल्प को संशोधित किया गया। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का ही 12 नंबर पर जो उनका स्वीकृत हुआ है, उसमें 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्रसदो उच्च विद्यालय महुआर बिहटा के भवन निर्माण हेतु 58 करोड़ 7,20,000 की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 13 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का ही है, जहां सारण जिला अंतर्गत 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्रसदो उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु पूर्व द्वारा में दी गई स्वीकृति को रद्द करते हुए नए सिरे से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राकलन 61 करोड़ 20,34,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला 14 नंबर का जो एजेंडा था वो भवन निर्माण विभाग का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना के शेष बचे गैलरियों 3 गैलरियों तथा एट्रियम में प्रदर्श अधिष्ठापन हेतु नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता के माध्यम से क्रिएटिव। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति के बीच एक अलग केमिस्ट्री देखने को मिली। बता दें कि दोनों सुर्खियों में रहे। वहीं SCO सम्मेलन के बाद दोनों नेताओं में द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने 45 मिनट तक कार में बातचीत की। बता दें कि इसकी तस्वीर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। आपको बता दें कि चीन के तियानजिन में SCO सम्मेलन हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी थी। यहां से कुछ दूर एक होटल में एक बैठक रखी गई थी। बता दें कि इस होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जाने के लिए पुतिन ने करीब 10 मिनट तक कार में इंतजार करते रहे।
तो वहीं दोनों की कार में भी 45 मिनट तक बातचीत हुई, जबकि कार वेन्यू तक पहुंच गई थी। तो वहीं राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि तियानजिन में एससीओ के दौरान राष्ट्रपति पुतिन से खास मुलाकात रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश के द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने को लेकर व्यापार, फर्टिलाइजर, अंतरिक्ष सुरक्षा और संस्कृति पर चर्चा हुई। हमने यूक्रेन में शांति बहाल करने को लेकर कई स्थानीय और वैश्विक विषयों पर भी चर्चा की। बता दें कि रणनीति साझेदारी वैश्विक स्थिरता में यह भूमिका निभाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, तब से एशिया में एक अलग माहौल दिख रहा है। एससीओ सम्मेलन में नरेंद्र मोदी, पुतिन और जिनपिंग के बीच खास तेल मिल भी देखा गया। अमेरिका का कहना है कि रूस से तेल की डील की वजह से उसने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाया ताकि रूस से यह डील भारत की खत्म हो जाए। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में सोमवार को सियासी हलचल तेज रही। दरअसल राहुल तेजस्वी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा जारी रहा। बता दें कि यात्रा के आखिरी दिन राजधानी पटना में महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मार्च कर रहे थे। तो वहीं इस दौरान डाकबंगला चौराहे पर सभी नेताओं ने सभा को संबोधित किया। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से एक बार फिर पूछा कि आपको ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए, डुप्लीकेट सीएम चाहिए, ये आपको ही तय करना है। वहीं तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह बिहार की धरती है जो लोकतंत्र की जननी है। वहीं भाजपा इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर चाहते हैं कि यहां से लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए। आप ही बताइए, आप राजतंत्र चाहते हैं या लोकतंत्र? बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानते हैं। ये बिहारियों को ठगने निकले हैं, फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और इनको विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए, डुप्लीकेट सीएम चाहिए, ये आपको तय करना है। जब लालू जी इनके अडवाणी जी को गिरफ्तार करवा दिए थे तो उनका बेटा तेजस्वी यादव एफआईआर से डरने वाला नहीं है। हमारे तो भगवान का ही जन्म जेल में हुआ था। आज तक लालू प्रसाद यादव इनके आगे झुके नहीं, तेजस्वी भी नहीं झुकेगा। हमारी हर अधिकारी पर नजर है, सत्ता हमारी आने वाली है। जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लगे हैं उन पर कार्रवाई जरूर करेंगे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तुराज सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा पूरी तरह से विफल रही। उनके इस यात्रा का मकसद मतदाता सत्यापन के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में बाधा डालना था। वहीं तुराज सिन्हा ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। बता दें कि तुराज सिन्हा ने तथ्यों के आधार पर महागठबंधन के दोहरे मापदंडों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए यात्रा कर रहे थे। और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जिसका नाम उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा दिया, वो एक बड़े फेलियर के साथ समाप्त हुई। सही मायने से देखें तो ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं, ये एसआईआर सैबोटाज यात्रा थी। और मैं ये तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी पहले दिन से नहीं चाह रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल की शुद्धिकरण हो। वो पहले दिन से नहीं चाह रहे हैं कि जो डेथ केस है, जिनका नाम अभी भी वोटर रोल पे है, उनका नाम काटा जाए। वो नहीं चाह रहे हैं कि जिन्होंने डुप्लीकेट तरह से एक से अधिक वोटर कार्ड बना के रखा है, उनका नाम काटा जाए। वो नहीं चाह रहे हैं कि जो लोग अब बिहार में नहीं रह रहे हैं, उनका नाम अभी भी वोटर कार्ड में है, उसको हटाया जाए।
तो शुद्धिकरण ऑफ इलेक्टोरल रोल जो प्रक्रिया एसआईआर प्रक्रिया है उसके विरोध में ये लोग थे और इन्होंने एसआईआर को सैबोटाज करने का काम बखूबी करने का प्रयास किया। और मैं तथ्यों के आधार में बताता हूं। 1 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा घोषणा की कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी है और जिनको भी इलेक्टोरल रोल में त्रुटि दिखती है आपत्ति दर्ज करें और इलेक्टोरल रोल को ठीक करवाने में इलेक्शन कमीशन का सहयोग करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। पहले तो तेजस्वी जी ने और राहुल गांधी जी ने इसका विरोध 15 दिन किया और फिर 15 दिन के बाद 16 तारीख से लगातार अगस्त की 16 तारीख से एसआईआर यात्रा को लेकर ये लोग सड़क पे निकल गए। 16 दिन यात्रा की और यात्रा का समापन कब किया? जब एसआईआर के तहत फॉर्म 7 आपत्ति दर्ज करने वाला जो फॉर्म था उसको जमा करने की अवधि समाप्त हुई 31 तारीख की शाम को, तो उसी के साथ उन्होंने अपनी एसआईआर के निमित्त जो यात्रा थी, एसआईआर को सैबोटाज करने की जो यात्रा थी, उस यात्रा को उन्होंने समापन कर दिया। तो ये पूरी की पूरी यात्रा 16 दिन की यात्रा, ये वोटर को अधिकार दिलाने की यात्रा नहीं, ये एसआईआर प्रक्रिया को सैबोटाज करने की यात्रा थी। जो लोग संविधान और लोकतंत्र का बात करते हैं उन्होंने आगे बढ़कर इलेक्शन कमीशन के इलेक्टोरल रोल सुधार प्रक्रिया को निष्क्रिय करने की भूमिका निभाई है। और मैं आंकड़ों से बताता हूं, ये इलेक्शन कमीशन का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। जो समय इलेक्शन कमीशन ने जनता को और पॉलिटिकल पार्टियों को दिया था आमंत्रण के साथ कि आप आए और इलेक्टोरल रोल में जो गलती है उसको ठीक करवाने में मदद करें, उसमें महागठबंधन की पार्टियों का योगदान देखिए। कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट 17,000 से ऊपर है। फॉर्म कितना जमा किया आपत्ति का, गलत वोट कितना पकड़ पाए? 0। आरजेडी के बूथ लेवल एजेंट कितने हैं बिहार में? 47,000 से अधिक है। लेकिन कितने गलत वोट पकड़कर फॉर्म 7 का आपत्ति दर्ज किया अगस्त महीने में? 0। सीपीआई मार्क्सिस्ट के बीएलए जो है उन्होंने कितना फॉर्म 7 आपत्ति दर्ज किया? 0। महागठबंधन के 67,000 से अधिक बूथ लेवल एजेंट ने मिलकर इलेक्शन कमीशन के सामने गलत वोटर कार्ड की आपत्ति कितनी दर्ज की? 0। लेकिन नैरेटिव क्या बनाया कि इलेक्टोरल रोल में बहुत बड़ी धांधली है। अरे भाई, धांधली है तो आप उसको पकड़ते, आप उसको उजागर करते। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।